हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर यू स्पेशल। और आज हम जानेंगे राजस्थान इतिहास का जो 5th चैप्टर है उसके बारे में, मत्स्य जनपद एवं गणतांत्रिक जातियाँ। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान में आर्यों का प्रवेश। ऋग्वेद आर्यों का जो प्राचीनतम ग्रंथ है और उससे हमें कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक तथा भौगोलिक जानकारी भी मिलती है। फिर भी आर्यों के भारत प्रवेश की तिथि अथवा उसके मार्ग में जो है के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। फिर भी विद्वान ये मानते हैं कि किसी कारणवश सरस्वती और दृश्यवती कांटे की प्राचीन बस्तियां वहां से हटकर पूर्व अथवा दक्षिण की ओर बढ़ने लगी थी और उसी समय आर्यों का प्रवेश हुआ होगा, ऐसा मानना है। आर्यों को जो है बसने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश थी और उसके कुछ समय में जो है समूह है सरस्वती तथा दृश्यवती नदियों की जो है ताराई या फिर घाटी में आकर बस गए थे, ऐसा हमें सुनने को मिलता है और ये सब हम पढ़ते हैं। महाभारत और पौराणिक गाथाओं से पता चलता है कि आर्यों के यादव शाखा के कृष्ण और बलराम जांगल और बीकानेर जो है वो आदि से गुजरे थे और पुष्करायण एवं अर्बुदाचल की गणना जो है आर्यों के प्रमुख तीर्थों के रूप में की जाती है। इसी प्रकार से महाभारत आर्यों के साल्व नामक समूह का भी पता चलता है, जो कि भीनमाल, सांचौर और शिरोई के क्षेत्र में बसा हुआ था। अब हम जानेंगे सबसे पहले मत्स्य जनपद के बारे में, उसकी क्या भौगोलिक स्थिति रही है, क्या शासन व्यवस्था रही है, इनके बारे में। भौगोलिक स्थिति देखें तो मत्स्य जनपद आधुनिक जो जयपुर, अलवर, भरतपुर जिलों के मध्यवर्ती क्षेत्र में फैला हुआ था। वैदिक एवं महाकाव्य काल में देखें तो मत्स्य लोगों का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। राजा सुदास के जो विरोधियों के रूप में हमें ये देखने को मिलता है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद पर विराट नामक राजा का शासन था। ऐसी मान्यता है कि इसी राजा ने जयपुर से लगभग 85 किलोमीटर की दूर पर स्थित विराट नगर अथवा विराटपुर, जो वर्तमान इसको विराट बोला जाता है, को बसाया था और इस नगर को मत्स्य देश की राजधानी बनाया। महाभारत के जो विवरण अनुसार हम ये जानते हैं कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष छद्मवेश में जो विराट राजा है उसकी सेवा में व्यतीत किया था और अज्ञातवास के अंतिम दिनों में जब दुर्योधन को इसकी भनक पड़ी तो उसने बिना किसी उचित कारण के विराट पर आक्रमण कर दिया और उसकी सेना मत्स्य जनपद के पशुधन को हाँक कर ले जाने लगी। संयोगवश उसी दिन पांडवों के अज्ञातवास का अंतिम क्षण गुजर चुका था और अर्जुन ने गांडीव को हाथ में संभाल कर दुर्योधन की कौरव सेना को मार भगाया था। तो ये हम उसकी वैदिक और महाकाव्य काल में जानते हैं मत्स्य जनपद के बारे में। अब हम जानेंगे शासन व्यवस्था के बारे में। मत्स्य देश की प्रारंभिक शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा रहा होगा ये तो कहना कठिन है, परंतु सतपथ ब्राह्मण महाभारत के विवरण से एक बात तो स्पष्ट है कि मत्स्य महाजनपद में दीर्घ अवधि तक तो जो है राजतंत्रात्मक शासन पद्धति का अस्तित्व रहा होगा और उसकी शासन व्यवस्था वैदिक युग के अन्य राजतंत्रात्मक जनपदों की भांति ही रही होगी। मत्स्य जो के पड़ोस में साल्वे बसे हुए थे। साल्वे जनपद वर्तमान अलवर क्षेत्र में फैला हुआ था, जो है दोनों में ही सशस्त्र संघर्ष से छिड़ गया था। भाषा, खेलना, संगीत एवं नृत्य, घुड़सवारी और शिकार मनोरंजन के मुख्य साधन थे। युधिष्ठिर राजा विराट के साथ चौपड़ खेलता था तो अर्जुन को राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाने का काम सौंपा गया था। 12वीं सदी के एक प्रमुख संगीताचार्य हरिहर शर्मा ने अपनी रचना नतमुख में लिखा है कि कथक शैली का प्रेरणा मिहिर ईसा पूर्व 2वीं सदी में मत्स्य में हुआ था। तो इससे संगीत एवं नृत्य के प्रति मत्स्य लोगों महाजनपद का आक्रमण हुआ मत्स्य जनपद पर, तो मत्स्य जनपद बुरी तरह से पराजित हुआ और चैदियों ने जो है वो मत्स्य महाजनपद को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। महाभारत से ये जानकारी भी मिलती है कि सहज नामक राजा ने चैदियों और मत्स्य दोनों ही महाजनपदों पर सम्मिलित रूप से शासन किया था। एक संभावना ये भी है कि शिशुपाल के बाद चैदियों ने पूर्व की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था और अंत में उड़ीसा क्षेत्र में कलिंग राज्य की स्थापना की। अब हम जानेंगे मत्स्य महाजनपद का किस हिसाब से पतन हुआ। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव हुआ था, जिसके कारण काफी प्रभाव पड़ा मत्स्य जनपद पर। नए पड़ोसियों का बसना हो गया था, जैसे कि मालव जाति बस गई थी, सीवी अर्जुनायन जाति, ये सब जो था उसकी साम्राज्यवादी भावना भी थी, जिसके कारण भी मत्स्य जनपद का शिकार हुआ। मौर्यों ने शासन किया था मत्स्य जनपद पर काफी लंबे समय तक। चैदियों के जो स्वतंत्र होने के बाद मत्स्य महाजनपद को पहले तो मालवों और अर्जुनायनों से लोहा लेना पड़ा और उसके नियंत्रण से बहुत से क्षेत्र निकल गए थे। मत्स्य की जो राजधानी है विराट, उससे प्राप्त अशोककालीन अवशेष और बौद्ध स्मारक इस कथन की पुष्टि करते हैं कि ऋग्वैदिक काल से लेकर मगध साम्राज्य उत्कर्ष तक राजस्थान का मत्स्य महाजनपद प्राचीन भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा। तो गाइज, हमने मत्स्य जनपद का जाना, उसकी जो भौगोलिक स्थिति रही है उसके बारे में, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन देखा और मत्स्य जनपद की क्या घटनाएं रही और मत्स्य जनपद का किस हिसाब से पतन हुआ।
अब हम जानेंगे गणतांत्रिक जातियां, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे सीवी जनपद के बारे में। ऋग्वेद के अनुसार सीवी जाति की राजधानी शिवपुर थी। महाभारत के वन पर्व में सीवी ओशिनर के बलिदान का भी उल्लेख मिलता है। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में सीवी जनपद का उल्लेख तो नहीं मिलता, पर जो उसका बौद्ध ग्रंथ महावस्तु है उसमें हमें सीवी जनपद का उल्लेख मिलता है। सीवी बहुमूल्य एवं सुंदर दोशालों के लिए प्रसिद्ध। उमदंती जो जातक है वहां से भी हमें ज्ञात होता है कि जो सीवी लोग थे उनके राज्यों में सीवी धम्म यानी कि सीवी धर्म नैतिक विधान प्रचलित था, जिसका पालन प्रत्येक नागरिक करता था। कर्टियस भी ये बोलता है कि सीवियों ने स्वयं सिकंदर के समक्ष जो है आत्मसमर्पण कर, इसलिए जब इन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था तो सिकंदर ने इन्हें स्वतंत्र रहने दिया। यूनानियों के संपर्क और प्रभाव के फलस्वरूप सीवी लोग आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ हो गए थे। अधिकांश सिक्के हमें नगरीय क्षेत्र में प्राप्त। सर्वतांत ने अश्वमेध यज्ञ किया था और ये एक स्वतंत्र शासक था। सर्वतांत के हमें सिक्के जो है राजस्थान में प्रारंभिक वैष्णव धर्म के विकास को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चित्तौड़ क्षेत्र में शुंडी नामक गांव की बावड़ी से हमें प्राप्त मिलता है। वहां के राजा सर्वतांत ने जो है कृष्ण और वासुदेव की प्रजा हेतु जो शिला प्रकार का निर्माण करवाया था, उसकी जानकारी हमें बावड़ी से जो मिला है अभिलेख उससे प्राप्त होती हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ बौद्ध एवं वैष्णव धर्मों आदि का जो है प्रभाव था। अधिकांश विद्वान तो ये प्रश्न उठाया है कि क्या वास्तव में सीवी जाति पंजाब से चलकर आई थी या फिर राजस्थान में थी, लेकिन जो डॉक्टर शर्मा है, दशरथ शर्मा और डॉक्टर सरकार, उसके मतानुसार पंजाब पर लगातार विदेशी आक्रमणों के कारण सीवी जाति का युद्धेय तथा मालव जाति की तरह अपने मूल निवास पंजाब से सीवी लोग जो है पंजाब से राजस्थान में आकर बसे थे। सीवी जाति की जो संस्कृति देखें तो पंजाब की सीवोई जाति की पिछड़ी हुई अवस्था से काफी भिन्न थी। अतः राजस्थान की सीवी जाति का आगमन पंजाब से नहीं हुआ था, बल्कि ये जाति पहले से ही राजस्थान में विद्यमान थी। तो ऐसे भी प्रमाण मिलते, तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग प्रमाण हैं। कुछ ऐसे बोलते हैं कि पंजाब से आकर राजस्थान में बस गई थी और कुछ ऐसे बोलते हैं कि राजस्थान में पहले से विद्यमान थी। तो अभी हमने सीवी जनपद के बारे में जाना, अब हम जानेंगे मालव जनपद के बारे में। मालवों का प्राचीन निवास स्थान देखें तो दक्षिण पंजाब की जाति राजस्थान में आकर बस गई थी। पाणिनि ने आयुध जीवी जाति का बताया है। यूनानी लेखकों की रचनाओं से पता चलता है कि 4वीं सदी ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के समय ये जाति पंजाब में रावी और चिनाब के संगम के उत्तरी क्षेत्र निवास करती थी और इनका राज्य संभवतः रावी के निचले भाग की ओर दाहिने तट पर था। अब हम जानेंगे जो मालव जाति था उनका सिकंदर के साथ में कैसा प्रतिरोध था। सामना के लिए पड़ोसी जो शूद्रक हैं उनके साथ में मित्रता थी। सिकंदर से मालव जो है हार गए थे। इसके लिए उन्होंने अपने परंपरागत शत्रुओं और पड़ोसी जो भी शूद्रक थे उनके साथ में मित्रता स्थापित की और दोनों ने संयुक्त रूप से यूनानियों का सामना करने का निश्चय किया। दुर्भाग्यवश शूद्रकों की सेना मालव सेना से मिल पाती उससे पहले ही रणकुशल सिकंदर मालवों पर अचानक टूट पड़ा और भारी नरसंहार के बाद में वह मालवों को पराजित करने में सफल रहा। परंतु सिकंदर को भी इस युद्ध में एक गहरा घाव लगा, जिससे उसके सैनिकों ने विषाद छा गया और उन्होंने अपना आक्रोश जो मालव थे जाति के उनके बाल वृद्ध नर नारियों का वध करके प्रकट किया। ऐसी स्थिति में इस जाति के अनेक परिवार अपने मूल निवास स्थान पंजाब को छोड़कर राजस्थान की ओर चल पड़े थे। अब हम जानेंगे राजस्थान में जो मालव शक्ति है उसकी स्थापना किस हिसाब से हुई। भारतीय इतिहास की दृष्टि से राजस्थान अति प्राचीन काल से ही अपने पड़ोसी क्षेत्रों में आज आबाद जो जातियां थी उनका एक सुरक्षित आश्रय स्थल रहा है। जब कभी भी इन जातियों पर केंद्रीय जो शक्तियां हैं अथवा पड़ोसी जो भी विदेशी आक्रमणकारी थे उनका दबाव बढ़ने लगता है, तो इन जातियों के लोग जो है राजस्थान के मरु एवं पर्वतीय क्षेत्रों में आ बसते थे। सबसे अधिक जो सिक्के हमें मालव जाति के ही मिले हैं, परंतु जो मूल निवास स्थान पंजाब है वहाँ से इनका एक भी सिक्का नहीं मिला है। मालव लोग जो है वो राजस्थान के अजमेर, टोंक, मेवाड़ के जो मध्यवर्ती क्षेत्र है वहाँ पे आकर बस गए थे। अब हम जानेंगे जो शक क्षत्रप हैं उनसे इनका संघर्ष किस हिसाब से रहा था। द्वितीय शताब्दी में जब मालवों ने अपनी सीमाओं के विस्तार का प्रयास किया, उनके पड़ोस में पुष्कर क्षेत्र में उत्तम भद्र क्षत्रियों का राज्य था।
पश्चिमी जो भारत है उसके क्षहरात नरेश थे, शक क्षत्रप थे। ये नहपान के साथ उत्तर भद्रों की गहरी मैत्री थी। मालवों ने जब उत्तम भद्र पर निरंतर आक्रमण शुरू किए तो जब उत्तर भद्रों ने नहपान से सहायता की याचना की तो नहपान ने अपने जो दामाद है ऋषभदत्त उसको सहायता के लिए भेजा। ऋषभदत्त ने मालवों को बुरी तरह से पराजित किया और इस पराजय से मालवों की जो उदय उन्मुख शक्ति थी उनको गहरा धक्का लगा। दूसरी शताब्दी में उज्जैन की शक वंश का उदय हुआ। उनके उदय के परिणाम स्वरूप मालव जो जनपद था उनकी सुरक्षा एवं स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई। महाक्षत्रप चस्टन है, रुद्रदामन है और उसके जो उत्तराधिकारी थे उनके सिक्के हमें बहुत बड़ी संख्या में अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र में पाए गए हैं। इससे ये पता चलता है कि जो उज्जैन के जो शक शासक थे उन्होंने मालव जनपद को अपने अधीन कर लिया था। रुद्रदामन के जूनागढ़ जो अभिलेख है उससे भी हमें ये पता चलता है कि उसने राजस्थान के बहुत बड़े भाग को जीता था। अब हम जानेंगे जो मालव शक्ति है उनका पुनः विस्तार किस हिसाब से हुआ। कुषाण जो जाति थी उनकी केंद्रीय शक्ति जब कमज़ोर हो गई थी तो मालवों को अपनी शक्ति का पुनः विस्तार करने का मौका मिल गया, जिसकी पुष्टि हमें तीसरी जो चौथी शताब्दियां हैं और वहाँ पे भरतपुर, कोटा, उदयपुर आदि जो क्षेत्र हैं वहाँ पे मालव संवत के प्रयोग से होती हैं। मालवों की जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी उसमें जाति के जो गण होते थे वो मुख्य का पद पैतृक अवश्य हो गया था, ऐसा हमें एक अभिलेख से पता चलता है। अब हम जानेंगे जो मालव महाजनपद था उसका पतन किस हिसाब से हुआ। मालव आयुध जीवी थे। उन्होंने अपने जो देश है उसकी स्वतंत्रता के लिए दीर्घ काल तक शक एवं कुषाणों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था। बाद में अवंती के शकों के साथ में उनका जोरदार संघर्ष चला। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप मालव और शक जो है दोनों की शक्ति कमजोर हो गई थी और दोनों को ही नवोदित जो गुप्त शक्ति थी उसके सम्मुख आत्मसमर्पण करना पड़ा। और जो प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की उससे हमें जानने को मिलता है कि जो मालव हैं, अर्जुनायन है, योधेय आदि जातियों ने समुद्रगुप्त के सम्मुख आत्मसमर्पण किया था। लेकिन जो गुप्त शासक थे उन्होंने इन जातियों की जो भी आंतरिक शासन व्यवस्था थी उसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं किया था। अब हम जानेंगे मालव संवत के बारे में। मालव जाति का एक स्वतंत्र संवत था, उसका प्रयोग करती थी वो। पहले इसको कृत बोला गया, फिर मालव और अंत में ये विक्रम संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कृत अथवा मालव संवत का प्रचलन 57 ईसा पूर्व से हुआ था और जो प्राचीन भारत का विक्रम संवत है वो भी 57 ईसा पूर्व से शुरू होता है। अतः कुछ विद्वानों की मान्यता है कि मालव संवत ही कालांतर में विक्रम संवत के नाम से विख्यात हुआ था, परंतु कुछ विद्वान इसे पहलव संवत मानते हैं। अब हम जानेंगे जो मालव सिक्के हैं उनके बारे में। रेड व पूर्वी जो राजस्थान है वहाँ पे हमें सिक्के पाए गए। आकार इनका छोटा है, वजन 1.5 ग्रेन से 10 ग्रेन तक का मिला है। रेड प्राप्त जो भी सिक्के हैं उन पर कहीं मालवाना जय लिखा है, तो बहुत सारे सिक्के ऐसे मिले हैं जहाँ पे हमें सेनापतियों के नाम देखने को मिले हैं, जैसे मापे मजुप, माप जय, मजे मपेजस अंकित। कई ऐसे सिक्कों के अग्रभाग पर हमें बोधि वृक्ष का भी चित्र अंकित मिला है तथा पृष्ठ भाग में सूर्य, सिंह, नंदी, राजा का मस्तक, अग्नि व सूर्य इनका चिन्ह देखने को मिला है। नगर या कारकोट जो नगर है वहाँ से हमें सिक्के पर्याप्त संख्या में मिले हैं। रांगे की एक स्टैम्प सील भी मिली है जिस पर हमें मालव जनपदस्य आख्यान अंकित है। उनकी जो सिक्के मिली हैं मालव जाति के, तो उन पर किसी भी शासक का नाम उल्लेख नहीं है। अब हम जानेंगे जो मालव जाति थी उनका सांस्कृतिक जीवन कैसा था। मालवों ने जो है वो वैदिक धर्म की गरिमा को बनाए रखा था। उन्होंने यूपों का निर्माण करवाया था और समय समय पर जो विभिन्न प्रकार के वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों को संपन्न करते रहते थे। उनके सिक्कों पर सूर्य, नंदी,
सिंह आदि चिन्हों से ये पता चलता है कि वे सूर्य, शिव और शक्ति की उपासना करते थे। सिक्कों पर जो उत्कीर्ण बोधि वृक्ष है उससे पता चलता है कि बाद में बौद्ध धर्म भी काफ़ी लोकप्रिय रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। इसी प्रकार से जैन धर्म भी मालव जनपद में फलता फूलता रहा था। मालव लोग विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते थे। संगीत, नृत्य, शिकार, व्यायाम आदि मनोरंजन के मुख्य साधन थे। समाज में नारी को सम्मानित स्थान प्राप्त था। ओके फ्रेंड्स, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। 5th चैप्टर मत्स्य जनपद एवं गणतांत्रिक जातियाँ। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें एंड लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक्स।